हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारा एच टेट पी जी टी केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आप सभी को सिलेबस का आइडिया तो होगा एच टेट पी जी टी केमिस्ट्री का। जैसे आप सभी को पता है जो हमारा एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबली अक्टूबर या नवंबर में होने वाला है, तो हमें उसकी प्रेपरेशन करनी है। और हमारा टोटल 150 मार्क्स का पेपर आता है और उसको क्वालिफाई करने के लिए हमें 90 मार्क्स चाहिए होते हैं। 90 मार्क्स चाहिए होते हैं हमें टू क्वालिफाई एच टेट पी जी टी एग्जामिनेशन। तो इसमें 90 मार्क्स का तो हमारा अदर पोर्शन होगा और जो 60 मार्क्स का है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। 60 मार्क का हमारा सब्जेक्ट होगा जिस भी सब्जेक्ट में आपकी एमएससी है। जैसे अगर आपकी एमएससी केमिस्ट्री है तो आपको 60 मार्क्स का केमिस्ट्री का पोर्शन पूछा जाएगा। अगर हम बात करें एच टेट पी जी टी केमिस्ट्री कितने स्टूडेंट्स देते हैं, तो लास्ट ईयर 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 7,000 स्टूडेंट्स ने अपियर किए थे। अराउंड 70,000 स्टूडेंट अपियर किए थे, रफली डाटा बता रहा हूँ। तो उनमें से अराउंड 475 स्टूडेंट्स का ही एच टेट क्वालिफाई हुआ था। मतलब अगर देखा जाए तो काफ़ी कम स्टूडेंट्स का एच टेट पी जी टी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई होता। तो इसका रीज़न क्या है, इतना कम क्वालिफिकेशन क्यों है? इसका बेसिक सा रीज़न है कि जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो 90 मार्क्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं और अपने सब्जेक्ट को ज़्यादा फोकस नहीं करते। ये अपने सब्जेक्ट के ऊपर आपको कमांड करनी है, जिसमें आपकी एमएससी है, ये वो सारे टॉपिक्स आपके कमांड होने चाहिए। तो आपको टारगेट क्या करना है कि इन 60 में से 55 प्लस कैसे लें। और ये अचीवेबल होते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है। तो आपको 60 में से 55 प्लस मार्क्स को टारगेट करना है। देखो आप सभी को पता है जो 90 मार्क्स में सीडीपी आती है, जो एच टेट के अंदर सीडीपी आती है वो अच्छे लेवल की होती है। बट हम केमिस्ट्री वाला पोर्शन अच्छे से कर सकते हैं। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन के लिए आपके पास अराउंड, ठीक है, 45 डेज मान के चलो, 40 टू 45 डेज हैं। और आपको जमकर मेहनत करनी है बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी मिलती हैं, हर बार आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अगर आपको ये एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना चाहिए, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। कैसे? आप सभी को 45 डेज़ के लिए प्रॉपर मेहनत करना है, अपना प्रॉपर शेड्यूल बना के, ठीक है, प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए। और जो केमिस्ट्री का सिलेबस है उसको हम डिस्कस करते हैं अब। देखो केमिस्ट्री में हमारी यूनिट्स तो काफ़ी हैं। सबसे पहली बेसिक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब इनमें से पढ़ना क्या है वो भी देख लो। एक तो आपको मोल कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है, रिएक्शन के ऊपर मोल्स को कैसे लगाते हैं उसका अच्छे से आइडिया होना चाहिए। मतलब हमें मोल मोल एनालिसिस आना चाहिए, मोल मोल एनालिसिस। उसके अलावा मोल मोल एनालिसिस से आपके लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था। उसके अलावा आपको कंसंट्रेशन टर्म्स पता होना चाहिए, कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, वेट बाय वेट, ठीक है, परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स आपको आनी चाहिए। उसके अलावा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो ये 5 टॉपिक हैं जो आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में कौन से होते हैं हमारे, लाइक हमारे पास, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, ये वो सभी लॉज हमें आने चाहिए। तो ये हमारा पहला टॉपिक होता है और इससे जनरली 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। इस टॉपिक से हमारे 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। ये जनरली 1 क्वेश्चन ही पूछा जाता है बट 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखो हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसी को हम बोलते हैं अटोमिक स्ट्रक्चर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट होती है आपकी। ये अटोमिक स्ट्रक्चर आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होती हैं। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इस वाले टॉपिक से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात, आपको इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, एक तो बोहर मॉडल आना चाहिए, बोहर मॉडल आना चाहिए। उसके अलावा क्वांटम नंबर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर से हर साल क्वेश्चन आता है। क्वांटम नंबर आपके टिप्स पे होने चाहिए। कौन कौन से क्वांटम नंबर होते हैं? एन, एल, एम एल, एम एल्स, ठीक है ना। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सभी का आपको आइडिया होना चाहिए। बोहर मॉडल अच्छे से आना चाहिए, रदरफोर्ड मॉडल अच्छे से आना चाहिए। और उसके अलावा आपको जो टॉपिक आना चाहिए, एक होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम फॉर्मूला पढ़ते हैं लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम बी। और एक आपको हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आना चाहिए, हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन मोमेंटम ग्रेटर देन एच ओवर
4 पाई होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये सभी टॉपिक्स आपको आने चाहिए अच्छे से, है ना। इसके रिलेटेड, ठीक है, जो भी हमारे वन शॉट सेशन है वो भी हम यूट्यूब पे लेके आएंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास पीरियोडिक टेबल, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में आपको क्या पढ़ना है, एक तो इंपॉर्टेंट ऑर्डर पढ़ने हैं, ठीक है। किस किस के ऑर्डर पढ़ने हैं, ये आपको एटॉमिक रेडियस के, उसके अलावा आपको आयनाइजेशन एनर्जी के, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के, और एक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली आना चाहिए, ठीक है। इनमें एक्सेप्शनल केस होते हैं, जो भी एक्सेप्शन केस हैं, ठीक है, वो सारे आपके टिप्स पहुंचेंगे। एक क्वेश्चन कन्फर्म है, डी एंड एफ ब्लॉक में से दोनों में से किसी भी एक एलिमेंट का आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कन्फर्म है, ये आप लिख के ले लो, बिकॉज हर साल आया है तो इस साल भी प्रोबेबिलिटी है कि इन ब्लॉक के एलिमेंट से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना कंपलसरी है और आता ही है, ठीक है ना। एक्सेप्शनल होते हैं इसलिए आते हैं। उसके बाद देखो ये इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स तो आपको पढ़नी है। उसके अलावा जो हमारे पास एलिमेंट्स जिनका अटोमिक नंबर ग्रेटर देन 100 होता है, लाइक 102 है किसी का, तो इसका IUPAC नेम क्या आएगा। तो आपको पता है 1 के लिए हम यूज़ करते हैं अन, 0 के लिए यूज़ करते हैं नील, ये 2 के लिए यूज़ करते हैं बाई, ये EM यूज़ कर लेते हैं एंड पे, ठीक है, अनिल बाई एम। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, नेमिंग करते हैं। वो सारे आपको रूल्स आने चाहिए। उसके बाद देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में बोल देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर 15-15 घंटे लगा रहे हो। अभी टाइम है स्मार्ट स्टडी करने का। तो आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो आपको आयनिक बॉन्ड के अंदर फजान्स रूल पता होना चाहिए, ये फजान्स रूल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोवलेंट बॉन्डिंग में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहिए, एक तो आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन से शेप एंड ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए, ये टॉपिक है। शेप एंड ज्योमेट्री, देखो हाइब्रिडाइजेशन आएगी तो शेप एंड ज्योमेट्री भी आ जाएगी, इजी टॉपिक है। और जो नेक्स्ट टॉपिक बनता है हमारा डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा जो हमारे पास MOT थ्योरी है, MOT थ्योरी से हमने क्या पढ़ना है, ठीक है, आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना चाहिए, बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन पूछ सकता है, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछ सकता है। तो ये सारे ऑर्डर आपको ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी आने चाहिए, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन आए हैं आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारे पास गैसीय स्टेट टॉपिक। देखो गैसीय स्टेट में मैं बोल देता हूँ क्या क्या पढ़ना है आपको। एक तो आपको पढ़ना है बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ पढ़ना है आपको, यहाँ पे गेलो सेक्स लॉ पढ़ना है, एक आपको पढ़ना है एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। उसके अलावा आपको डॉल्टन लॉ पढ़ना है, और आपको पढ़ना है ग्राहम्स लॉ, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन, ठीक है ना। इफ्यूजन का लॉ होता है हमारे पास ग्राहम्स का। और आपको पढ़ना है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस KTG बोल देते हैं उसको। उसके अलावा आपको रियल गैस के बारे में पढ़ना है। रियल गैस में एक हम यूज़ करते हैं जेड, जेड से क्वेश्चन आ चुका है, तो हम बोलते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर। तो ये वाले टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं सारे, ठीक है ना। रियल गैस इक्वेशन क्या होती है, देखो आइडियल गैस इक्वेशन तो PV = nRT होती है, बट जो रियल गैस इक्वेशन होती है वो होती है हमारे पास P + n²/v² × a v - nb = nRT। तो यहाँ पे A और B की आपसे यूनिट पूछ सकता है, A एंड B की यूनिट पूछ सकता है आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखो थर्मोडाइनमिक्स, इजी क्वेश्चन आता है, ठीक। कौन से टॉपिक, जैसे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कौन सी इंटेंसिव होती हैं, सभी का आपको आइडिया होना चाहिए। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आता है क्वेश्चन, ये सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से। एक इंट्रोपी, ये इंट्रोपी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी, इंट्रोपी का डायरेक्ट फार्मूला पूछते हैं, इंट्रोपी का डायरेक्ट फार्मूला पूछते हैं। उसके अलावा थर्मोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर थर्मोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है, थर्मोकेमिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोकेमिस्ट्री में आपको एसलो पता होना चाहिए, एसलो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आइडिया होना चाहिए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। देखो HTET में हमारे 60 क्वेश्चन आते हैं, और हमारी अप्रॉक्सीमेटली 32 के पास यूनिट्स हैं, ठीक है ना। तो हर यूनिट से क्वेश्चन आना है। आप ये मान के चलो आप एक भी टॉपिक छोड़ नहीं सकते, क्या आप एक भी टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, बिकॉज एग्जाम में हर टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, और एक एक क्वेश्चन से हमारा क्या होगा, HTET क्लियर होगा। तो किसी को कम वेटेज नहीं देनी, हर एक टॉपिक को वेटेज देनी है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। हर टॉपिक को वेटेज दोगे, हर टॉपिक को रिस्पेक्ट करना है,
चाहे ईजी टॉपिक है, टफ है, पढ़कर जरूर जाना है। अगर हम 100% सिलेबस पढ़ते हैं, मतलब स्मार्टली पढ़ते हैं, ज़्यादा डीप में नहीं, बिल्कुल बेसिक वाला 100% सिलेबस पढ़ना है आपको, ज़्यादा डीप नहीं जाना, ये ज़्यादा डीप नहीं स्टडी करनी, बस आपको हर एक फार्मूला पता होना चाहिए, हर एक फार्मूला आपको पता होना चाहिए, तो अब आपका सिलेक्शन डेफिनेटली ठीक है। अगर आप सिंपल फार्मूलाज एनसीईआरटी को रीड करते हो, ठीक है ना, अब एनसीईआरटी रीड करने का ये मतलब नहीं है कि एक चैप्टर के ऊपर 5-5 दिन लगा रहे हो, एक चैप्टर को आपने 2 दिन में फिनिश करना है, कि इतना ही टाइम है आपके पास। ये 2 दिन भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, ठीक है, आपको एक चैप्टर को 2 दिन में ख़त्म करना ही पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 10 टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, 10 टॉपिक्स के ऊपर आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तो उससे क्या होगा, आप बाकी सिलेबस कर ही ना पाए, इन 10 टॉपिक का भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो आप हर एक टॉपिक को करो, है ना। देखो उतना अच्छे से भी नहीं करना है तब भी चल जाएगा, बिकॉज क्वेश्चन टफ नहीं आते, बट करो सारा सिलेबस, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हमारे पास ली चैटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए आपको, ली चैटलियर प्रिंसिपल आना चाहिए। एक आपको करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आना चाहिए। एक करेक्टरिस्टिक्स में क्या होते हैं, जैसे अगर किसी रिएक्शन ए का हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K1, अगर हमने उस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, K बन जाता है। तो सारी प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। डी चैटलियर प्रिंसिपल किसके लिए यूज होता है, इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन बताता है। और एक इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास KP और KC में रिलेशन, KP एंड KC में रिलेशन क्या होता है, KP इज इक्वल टू KC RT की पावर डेल्टा एन जी, ठीक है। ये वाले इक्वेशन से कन्फर्म हर साल आता है, ठीक है, ये इक्वेशन से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो देखो मैं आपको रफली आइडिया बता रहा हूँ कि क्या क्या आपको पढ़ना है, ठीक है ना, जो छोड़ना नहीं है। जो टॉपिक इसमें खुद पेन से लिख रहा हूँ वो टॉपिक आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने। उसके बाद देखो इक्विलिब्रियम में एक आयनिक इक्विलिब्रियम होता है, आयनिक इक्विलिब्रियम होता है। आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको पीएच कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, ठीक है, एसिड्स की, बेसिस की। उसके अलावा आपको थोड़ा बहुत आइडिया बफर सोल्यूशन का होना चाहिए, ये बफर सोल्यूशन होना चाहिए। ये बफर सोल्यूशन में आपको हेंडरसन हेबल-बोच इक्वेशन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। बफर सोल्यूशन और एक सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आया बट बन सकता है। तो ये 3 टॉपिक्स आप कर लेते हो ना अच्छे से, सॉल्युबिलिटी, पीएच एंड बफर सोल्यूशन। और एक आप ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी भी कर लेना, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी। ये एसिड बेस थ्योरी तो सारी ही कर देना, लुईस भी कर देना, आर्हेनियस भी कर देना, ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस थ्योरी भी कर देना, ठीक है ना। तो आपसे पूछते हैं कोई एसिड दे देंगे, एसिड का क्या बनाना होता है आपको, कॉन्जुगेट बेस। तो कॉन्जुगेट बेस आपको बनाना चाहिए कि एसिड से जब हम एक H+ निकालते हैं तो क्या बन जाता है उसका, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। तो ये सब आना चाहिए, ठीक है। रिडॉक्स का इजी क्वेश्चन आता है, आपको एक तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन आता है ये तो, ऑक्सीडेशन नंबर वाला तो। और एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है, और उसके अलावा आपको बैलेंसिंग से पूछ सकता है। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, या तो वो पूछेगा बैलेंसिंग से, या आपसे पूछेगा ऑक्सीडेशन नंबर का। तो आपको जैसे KMnO4 है, KMnO4 का एन फैक्टर पता होना चाहिए आपको, KMnO4 के एन फैक्टर पता होना चाहिए। जैसे हम ट्रिक कराते हैं बैन से, बैन 153, तो आपको पता होना चाहिए KMnO4 का जो बेसिक मीडियम में एन फैक्टर होता है वो होता है 1, ठीक है। एसिडिक मीडियम में उसका एन फैक्टर होता है 5, ठीक है। न्यूट्रल मीडियम में इसका एन फैक्टर होता है 3। तो ये सब आपको ट्रिक्स आनी चाहिए। आपसे पूछेगा KMnO4 का एसिडिक मीडियम में एन फैक्टर बताओ, वहाँ पे आपको याद आना चाहिए 5 होता है। तो इस तरह से आपको ट्रिक्स भी आनी चाहिए। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन इजी टॉपिक है, ठीक है ना, इनके बस मेथड ऑफ प्रेपरेशन पढ़ जाना इंपॉर्टेंट होती है और कुछ नहीं है। ये मेथड ऑफ प्रेपरेशन और एक इसमें एक टॉपिक होता है हार्डनेस। ये हार्डनेस क्या होती है, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर किसकी वजह से होती है, बेसिकली हमारे पास मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, या क्लोराइड्स और सल्फेट्स होते हैं। 2 तरह की हार्डनेस पढ़नी होती है आपको, एक होती है टेम्परेरी हार्डनेस और एक होती है परमानेंट हार्डनेस। ये टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स लेते हैं हम, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की वजह से। परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हम क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स लेते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन आपसे हार्डनेस से बन सकता है। तो ये भी आपने NCERT जरूर रीड करनी है। जो आपके रटने वाले टॉपिक्स हैं ना उनके लिए NCERT मस्ट है, ये NCERT से बाहर कुछ नहीं आएगा। उसके बाद देखो एल्कली मेटल में थोड़ा बहुत NCERT देख लेना, हो जाएगा क्वेश्चन ईजी, ठीक है। उसके बाद P ब्लॉक देखो लेंथी टॉपिक है, इसको लास्ट पे करना, P ब्लॉक को लास्ट पे कर लेना, बिकॉज इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है,
इसमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है कि आपसे कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, कौन सा फॉस्फोरस का जो एलोट्रॉप होता है, फॉस्फोरस के काफ़ी सारे एलोट्रॉप्स होते हैं, तो उसमें क्वेश्चन आता है कौन सा ल्यूमिसेंस शो करता है, तो उसमें हमारा आंसर होता है वाइट फॉस्फोरस। ठीक है, ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट कर चुका है। तो ज़्यादा हम इसको डेप्थ में मत पढ़ के जाना, बिकॉज ये टाइम कंज्यूमिंग है। इन दोनों पी ब्लॉक को आप लास्ट में देख लेना। उसके बाद देखो, उसमें देखो हमारे पास नेमिंग आनी चाहिए। नेमिंग तो सभी को आती होती है, इतना तो बेसिक होता है। आइसोमेरिज्म आना चाहिए। आइसोमेरिज्म में आपको आर एस कॉन्फिग्रेशन आना चाहिए, ई जेड आना चाहिए। ये कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया होना चाहिए आपको। उसका नॉमेनक्लेचर बिल्कुल बेसिक आता है। प्योरीफिकेशन में देखो पूछता है क्वेश्चन, ये प्योरीफिकेशन में आपसे क्वेश्चन आते हैं, लाइक आपसे एस्टिमेशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एस्टिमेशन के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बट हाँ, ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है। जैसे इसमें आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया था अपना, ये क्रोमेटोग्राफी से, क्रोमेटोग्राफी से क्वेश्चन, तो सिंपल सिंपल जैसे नेक्स्ट टैग से क्वेश्चन पूछ लिया, तो ये टॉपिक भी आप कर सकते हो। ठीक है ना, इससे एक बार तो मैंने देखा है 2 क्वेश्चन आ गए थे। बट हाँ, अगर आप छोड़ना चाहो तो एंड के लिए छोड़ सकते हो, करना सब कुछ है। उसका 12th देखो, सॉलिड स्टेट काफ़ी इजी टॉपिक है। इसमें क्या होना चाहिए आपको, एक क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस में डिफरेंस पता होना चाहिए, यूनिट सेल पता होना चाहिए। जब हम 3D की यूनिट सेल अरेंज करते हैं तो हमारे पास 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। ठीक है, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। उसमें आपको, ठीक है, ए बी सी एंग साइड्स और अल्फा बीटा गामा ये एंगल्स के बीच में रिलेशन आना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको जितने भी 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनके ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में रिलेशन पता होना चाहिए। और टोटल उसमें हमारे पास 14 टाइप्स ऑफ ब्राबियस लैटिस होते हैं, 14 टाइप्स ऑफ ब्राबियस लैटिस होते हैं, तो उनका भी नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ए एंड आर में रिलेशन, ए एंड आर में रिलेशन, एज लेंथ और आर में रिलेशन। जैसे एस के लिए क्या होता है रिलेशन, अगर आपको पढ़ा हुआ है तो एस के रिलेशन होता है ए इज इक्वल टू 2R। बी के लिए रिलेशन होता है √3 इज इक्वल टू 4R। एफ के लिए रिलेशन होता है हमारे पास √2 इज इक्वल टू 4R। उसके अलावा इनकी पैकिंग एफिशिएंसी पता होनी चाहिए आपको। एस की 52% के आसपास होती है, बी की 68% होती है, ठीक है, एफ की 74% होती है। ठीक है, उसके अलावा जेड की वैल्यू पता होनी चाहिए, इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। एस में 1 होता है, बी में 2 होते हैं, एफ में 4 होते हैं। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए इनके। एस का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6, बी का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8, या एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 12। ये सारा कुछ आपके टिप्स पे होना चाहिए। उसके अलावा डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जेड इंटू मोलर मास डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एवोगाड्रो नंबर। उसके अलावा डिफेक्ट्स आने चाहिए आपको, डिफेक्ट्स। ये डिफेक्ट्स में आपको शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट, वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो टॉपिक सारे करने हैं आपको, ठीक है ना। तो बस इसको एक लेक्चर में आप कर सकते हो आराम से। ये एक 2 बार एनसीईआरटी रीड कर लेना। उसके बाद सोल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, यहाँ से भी इजी क्वेश्चन आता है। आपको राउल्ट्स लॉ लगाना चाहिए, राउल्ट्स लॉ होना चाहिए। ये राउल्ट्स लॉ के बाद आपको जो टॉपिक आना चाहिए वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, और इनमें जो वॉन्टो फैक्टर होता है ये उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वॉन्टो फैक्टर की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। तो जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सभी करनी पड़ेंगी, इसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अच्छा टॉपिक है, 2 क्वेश्चन आते हैं हर साल। एक तो क्वेश्चन नर्स इक्वेशन से कन्फर्म है, नर्स इक्वेशन से एक क्वेश्चन है, और एक रिलेशन होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल। ये यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ये उसके अलावा आपसे इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस में वो फैराडे लॉ पूछ सकता है आपसे, इलेक्ट्रोलिसिस में फैराडे लॉ पूछ सकता है। उसके अलावा वर्किंग ऑफ गल्वेनिक सेल, ये गल्वेनिक सेल की वर्किंग के ऊपर आ सकता है। वर्किंग ऑफ गल्वेनिक सेल, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोहलराज रूल, ये कोहलराज रूल के ऊपर आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सारे टॉपिक जो मैंने लिखे हैं इनके ऊपर आपने स्पेशल स्ट्रेस देना है। उसके बाद देखो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें आपको ऑर्डर का आइडिया होना चाहिए। ये ऑर्डर के साथ यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की, ठीक है, इसकी यूनिट पता होनी चाहिए। रेट कांस्टेंट की यूनिट का आपको आइडिया होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन को कैसे हम सेकंड्स में सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर के ट्रिक्स आने चाहिए। देखो फर्स्ट ऑर्डर का अगर क्वेश्चन करना है तो आपको फर्स्ट ऑर्डर की ट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन आपको अच्छे मार्क्स दिलवाएगा। उसके अलावा आपको एवरेज रेट का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एवरेज रेट के अलावा
आपको जो आइडिया होना चाहिए आर्हेनियस इक्वेशन का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन, कोलिजन थ्योरी, ये सभी टॉपिक्स आपको करके जाने हैं। नेक्स्ट देखो, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज सरफेस केमिस्ट्री। देखो सरफेस केमिस्ट्री तो इजी टॉपिक है। आपने जो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक फ्रेंडलिच आइसोथर्म, फ्रेंडलिच आइसोथर्म पढ़ना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या होती है, एक्स वाई एम इज इक्वल टू के पी की पावर 1/n। ठीक है, ये वाली इक्वेशन को आपको पढ़ के जाना है। लो प्रेशर रीजन में क्या वैल्यू होती है, हाई प्रेशर रीजन में क्या वैल्यू होती है, वो सब चीज़ों का आपको आइडिया होना चाहिए। उसके अलावा लैंगम्यूर आप पढ़ के जाना। ठीक है, लैंगम्यूर आप पढ़ कर जाना। लैंगम्यूर के अंदर आपको पता होना चाहिए एक्स वाई एम क्या होता है, ए पी ओवर 1+BP। ये वाली इक्वेशन का आपको आइडिया होना चाहिए। हाई प्रेशर के ऊपर क्या होती है, लो प्रेशर के ऊपर क्या होती है, ये इनसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उसके अलावा आपको गोल्ड नंबर का आइडिया होना चाहिए, गोल्ड नंबर का आइडिया होना चाहिए। ठीक है ना, गोल्ड नंबर आपको पता होना चाहिए कि गोल्ड नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, और आपको कोलोइडल स्टेट का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, एडजॉर्प्शन का आइडिया होना चाहिए। एडजॉर्प्शन में और इसमें एक टॉपिक आता है कैटालिसिस, आपको इंपॉर्टेंट कैटालिसिस पता होना चाहिए। जैसे हेबर प्रोसेस होता है, हेबर प्रोसेस में हम कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये आयरन का कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, मोलिब्डेनम एज प्रमोटर यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आयरन एज कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, ये मॉलिब्डेनम एज प्रमोटर यूज़ करते हैं। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन आता है वो पता होना चाहिए। इन द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि जो हरियाणा पीजीटी वाले हैं क्वेश्चन कहाँ से डालते हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट कि कहाँ से वो क्वेश्चन उठाते हैं आपके। उसके बाद देखो पी ब्लॉक, देखो रटने वाला टॉपिक है ना, आप अच्छे से पढ़ लेना इसको भी। ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक में भी आपको, ठीक है, एक तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जरूर आनी चाहिए। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, डी ब्लॉक में आप ये कुछ प्रॉपर्टीज देख सकते हो, ये KMnO4 K2Cr2O7 का मेथड ऑफ प्रेपरेशन देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एफ ब्लॉक में एज इट इज़ कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होता कि एक मिक्स्ड मेटल का क्वेश्चन आ जाता है, मिक्स्ड मेटल। ये मिक्स्ड मेटल के बारे में पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए, ये उनके कलर का पता होना चाहिए, कलर का आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से कलरलेस स्पीशीज़ होते हैं। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए, सीरीज़ तो याद होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। उसके अलावा अटोमिक रेडियस का ट्रेंड पूछ सकते हैं आपसे, और उसके अलावा आपसे जो ट्रेंड पूछा जाएगा वो एक बेसिसिटी का पूछा जाता है, बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये वाले ट्रेंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, बस इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता एफ ब्लॉक से। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे, आपको एक तो वर्नर थ्योरी IUPAC नेमिंग पढ़नी है, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का आपको ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब निकालना आना चाहिए। उसके अलावा आइसोमेरिज्म का पता होना चाहिए, ये सिनर्जिक बॉन्डिंग का पता होना चाहिए। ठीक है, BBD थ्योरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और हमारी CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, यहाँ से तो कन्फर्म है क्वेश्चन, ये दो टॉपिक से तो क्वेश्चन कन्फर्म है, हर साल आया है। उसके बाद हेलो अल्केन एंड हेलोरिन्स में सारी रिएक्शन याद होनी चाहिए आपको। ठीक है, ऑल रिएक्शन याद होनी चाहिए। ये जैसे आपको स्वार्ट्स रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, ये फिंकलस्टीन रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सैंडमेयर का आइडिया होना चाहिए। जितने भी हमारे पास रिएक्शंस हैं सबका आइडिया होना चाहिए। तो कहाँ से पढ़ना है, NCERT भाई, ये NCERT खुद से पढ़ लो। ठीक है, 15-16 घंटे मत वेस्ट करो एक टॉपिक के ऊपर। ये एक टॉपिक को आप 3 से 4 घंटे में ख़त्म करो, तभी सिलेक्शन होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने कुछ चैप्टर तो अच्छे से पढ़ लिए और कुछ को छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। आपने हर एक टॉपिक को पढ़कर जाना है। उसका अल्कोहल फिनोल ईथर्स में जैसे आपको, ठीक है, एल्कीन से मेथड ऑफ प्रेपरेशन होते हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से, एक होता है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन, के हाइड्रोबरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। ये फिनोल की रिएक्शंस आपको आनी चाहिए। ये फिनोल की कौन कौन सी रिएक्शन, एक तो रीमन टीमर रिएक्शन, कॉल्बे शीमर रिएक्शन। ये रीमन टीमर रिएक्शन में होता क्या है, बेसिकली RTR रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, फिनोल लेते हैं हम, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और बेस के साथ करवाते हैं, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बनता है हमारे पास, सैलिसिल्डिहाइड बनता है। तो इसमें जो इंटरमीडिएट होता है वो कार्बिन होता है, इंटरमीडिएट कौन सा होता है, कार्बिन होता है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, है ना, डाइक्लोरोकार्बिन एज इंटरमीडिएट फॉर्म होता है इस रिएक्शन में। तो उसके अलावा कॉल्बे शीमेंट का आइडिया होना चाहिए। जितनी भी रिएक्शन नेम्ड होती है ना वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसका देखो एल्डिहाइड की रोल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं।
जैसे एक इटार्ड रिएक्शन होती है, इटार्ड रिएक्शन फिक्स है, ये हर साल आएगी। देखो मैं सोर्स आपको बता रहा हूँ, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ लो, उसमें जो रिएक्शन दिए वो पढ़ लो, ठीक है। जो एक्स्ट्रा है, जैसे पर्किन से पूछा जाता है आपका, ये पर्किन नहीं, सॉरी, बेंजोइन कंडेंसेशन से। तो बेंजोइन कंडेंसेशन हर साल पूछी जाती है, बेंजोइन कंडेंसेशन हर साल पूछी गई है आपके एचटेट के अंदर। इसमें होता क्या है, कोई एक एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है, उसकी रिएक्शन हम केसीएन के साथ करवाते हैं, इन बेस एंड वाटर ले लेते हैं साथ में, तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। चलो ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है, इसको हम बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो यही वाला रिएक्शन आपसे कम से कम 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, ऑलमोस्ट हर साल आया ये बेंजोइन कंडेंसेशन। इटार्ड रिएक्शन आपके एग्जाम में हर साल आया है, ठीक है। रोजनमंड रिएक्शन, रोजनमंड रिडक्शन हो गया, ठीक है। स्टीफन रिडक्शन हो गया आपका, ये स्टीफन रिडक्शन हो गया। बुल्फ किश्नर हो गया, बुल्फ किश्नर हो गया, ठीक है ना। क्लेमिंसन हो गया, क्लेमिंसन रिडक्शन हो गया। उसके अलावा एल्डोल कंडेंसेशन हो गया, ठीक है। एल्डोल के बाद कैनिजारो हो गया, कैनिजारो के बाद आपको आइडिया होना चाहिए ये पर्किन का, पर्किन और क्लेजन एस्टर का, क्लेजन एस्टर कंडेंसेशन का। तो उसके अलावा आपको जो पढ़नी बेंजोइन कंडेंसेशन, ये बेंजोइन कंडेंसेशन, ठीक है। और इंपॉर्टेंट टेस्ट में कौन कौन से पढ़ने हैं, ये जो इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं देख लो, इनमें से क्वेश्चन कन्फर्म है आपके, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टेस्ट जो होते हैं। इंपॉर्टेंट टेस्ट में हम आपको कुछ टेस्ट के नाम बताता हूँ, जैसे अल्कोहल्स के लिए लुकास टेस्ट यूज़ करते हैं एंड विक्टर में यूज़ करते हैं। और थर्ड नंबर पे हमारा एल्डिहाइड कीटोन्स के लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो होता है टॉलरेंस टेस्ट, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, और एक होता है हमारे पास आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आइडोफॉर्म टेस्ट। अमीन्स के लिए हम कौन कौन से टेस्ट यूज़ करते हैं, अमीन्स के लिए कार्बाइल अमीन टेस्ट हो गया, कार्बाइल अमीन टेस्ट, और हिंसबर्ग टेस्ट हो गया। ये सारे टेस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में कन्फर्म है। देखो टेस्ट तो बहुत सारे हैं, और जो मैंने लिख दिया ना ये 7 टेस्ट, 2 ये वाले और ये 5 ये वाले, इनसे 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। सिर्फ 7 टेस्ट पढ़ने से आपके 2 क्वेश्चन कन्फर्म हो जाएंगे, तो ये अच्छे से पढ़ लेना आप। उसके बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है, एक अमीन्स वाला टॉपिक है। अमीन्स वाले टॉपिक में कौन सी रिएक्शन आनी चाहिए आपको, ठीक है। एक तो बेसिसिटी का आइडिया होना चाहिए, बेसिसिटी का, गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, गेब्रियल थैलामाइड रिएक्शन का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ये उसके अलावा हमारे पास एक जो रिएक्शन होती है नाइट्रोबेंजीन की, ये नाइट्रोबेंजीन की काफ़ी सारी रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। और एक कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शंस का आपको आइडिया होना कंपलसरी है। तो ये सारे टॉपिक अगर आप करते हो तो आपका अमीन्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखो ये 3 टॉपिक्स बहुत ही इजी टॉपिक्स है, एनसीईआरटी लेवल के आते हैं और आप लोग छोड़ के चले जाते हैं इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके विद इन सेकेंड्स होंगे, विद इन सेकेंड्स होंगे इनके क्वेश्चन, ठीक है ना। जस्ट एनसीईआरटी पढ़ो भाई, एनसीईआरटी से ऊपर कुछ भी नहीं है, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी, ठीक है ना। तो आप कहीं पे भी लेक्चर देख लो चलो अच्छा है, बट ज़्यादा लॉन्ग लेक्चर मत देखो, 5-5 6-6 घंटे के, तो उल्टा आपका टाइम वेस्ट करेंगे। ये एक बार क्या करना है आपने, एनसीईआरटी की रीडिंग कर लेनी है। जैसे पॉलीमर में आपसे पूछता है ग्लिप्टल की मोनोमर यूनिट बताओ, तो नाम से पता होना चाहिए ना, ग्लिप्टल में GL से क्या होता है, इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, और पटल से होता है थैलिक एसिड। इस तरह से याद करनी होती है हमें, ये ट्रिक के साथ हमें याद करने होते हैं पॉलीमर्स को। उसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे आपसे पूछे टेरिलीन, टेरिलीन, तो टेरिलीन में क्या होता है, इथाइलिन ग्लाइकोल सेम होता है, साथ में टेरिथैलिक एसिड होता है। नाम में ही सब कुछ छुपा होता है, नाम में ही मोनोमर यूनिट छुपी होती है, बस पढ़ने वाला होना चाहिए, ठीक है ना। नाइलॉन 66 का आइडिया होना चाहिए, नाइलॉन 66 में क्या होता है, 1 कोमा अपने पास हेक्सामिथाइलिन डायमीन, हेक्सामिथाइलिन डायमीन प्लस एडिपिक एसिड। देखो सब कुछ आपके टिप्स भी होने चाहिए, ये सब सारी मोनोमर यूनिट्स, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। एक केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में आपके ड्रग्स और उनके वर्क पता होना चाहिए, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में हमें ड्रग्स का वर्क पता होना चाहिए, जैसे एंट एसिड्स कौन से होते हैं, ठीक है, एनाल्जेसिक कौन से होते हैं, सब चीज़ों का आपको प्रॉपर वे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल ईजी है, जो मेरे से पढ़ते हैं उनको तो हम एक शॉर्ट, ठीक है, 3-4 पेजेस के शॉर्ट नोट्स दे देते हैं, ये वहीं से क्वेश्चन आ जाता है हर साल। तो वो शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे, बिकॉज उनमें हमने बिल्कुल कंसाइज कर दिया है। अगर आप बुक पढ़ते हो तो आपको 15-20 पेजेस पढ़ने पड़ते हैं, बट हमने सभी को 3-4 पेजेस में समराइज कर दिया है। उसके बाद देखो
जो स्टूडेंट लगता है उनको अच्छी प्रेपरेशन करना चाहते हैं, तो अच्छी प्रेपरेशन करने के लिए आपको टेस्ट सीरीज रूल लगानी पड़ती है। ये टेस्ट सीरीज से आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप 60 में से 50 प्लस स्कोर कर रहे हो, देखो 50 प्लस करोगे तो आपका एच टेट ऑलमोस्ट क्लियर है। अगर 60 में से 50 प्लस स्कोर करोगे तो एच टेट आपका ऑलमोस्ट सिक्योर हो जाएगा। तो हमने टेस्ट सीरीज कैसे डिज़ाइन की है, देखो टेस्ट सीरीज में हमने क्या किया है, देखो एक तो हर एक टॉपिक आपका टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज टेस्ट, और जो क्वेश्चन आते हैं एच पी टेट में वो आरपीएससी के प्रीवियस ईयर होते हैं, आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं। तो हमने आरपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी टेस्ट सीरीज में टॉपिक वाइज इंक्लूड किया है, बिकॉज मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो 2022 का पेपर हुआ था, ये 2022 का एच टेट पीजीटी का पेपर हुआ था, ठीक है, आरपीएससी 2018 वाला, ठीक है, बिल्कुल डिट्टो पेपर से, ठीक है, उनमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी, काफ़ी सारे क्वेश्चन एज इट इज़, कोई लैंग्वेज भी चेंज नहीं थी। तो आपने आरपीएससी के क्वेश्चन जरूर करने हैं एच टेट पीजीटी के लिए, ठीक है ना, आपके पास होंगे आरपीएस के पेपर, तो वहाँ से कर सकते हो। तो जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसमें टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो जितने 5 टेस्ट हुए हैं अभी तक, ठीक है, मतलब मैंने जो लास्ट वाले 5 टेस्ट हुए हैं एच टेट के, ये जो 5 टेस्ट हुए हैं, तो उनके आपके 5 × 60 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे। 300 क्वेश्चन से क्या होगा आपका, ठीक है, इनमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपके रिपीट कर जाते हैं या सेम कॉन्सेप्ट के या एज इट इज़। तो जो 5 साल की पेपर है वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, जो आपके 5 साल के पेपर हैं वो आपको टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे। तो अपने टेस्ट की फॉर्म में लगाओगे जब, ठीक है, टेस्ट की फॉर्म में लगाने से आपको होगा क्या, आपके 300 क्वेश्चन तो टिप्स भी हो जाएंगी, ये जब पेपर में आप देखोगे एज इट इज़ रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्टली टिक कर दोगे। तो आपने जो 300 क्वेश्चन है जी पिछले पिछले 5 साल के, वो एज इट इज़ पढ़ लेने हैं, ठीक है ना, आपको विद आंसर भी याद होने चाहिए, उससे आपका क्या होगा, टाइम सेव होगा। क्लियर है। तो जो स्टूडेंट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, फीस मैं बता देता हूँ आपको कि फीस बिल्कुल ही मिनिमम रखी गई है, जिसमें ऐप का चार्ज ही इंक्लूड है मोस्टली। ये 3999 रुपीज़ की आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें हर एक टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा आपको, और उसके अलावा आपको जितने भी प्रीवियस ईयर है उनके आपको एज टेस्ट की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है, प्रीवियस ईयर को आपको टेस्ट की फॉर्म में दे सकोगे, तो वहाँ से आपकी प्रेपरेशन काफ़ी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी। तो जो पेपर है ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक वाइज टेस्ट से आपकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, बूस्ट हो जाएगी। उसके अलावा देखो ये लिमिटेड सीट्स है इसमें 3999 में, उसके बाद प्राइस हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो आपने अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेना है, ठीक है, इस प्राइस में आपने ज्वाइन करनी है टेस्ट सीरीज। देखो अगर आप बुक लेते हो, बुक का प्राइस भी इससे ज़्यादा हो जाएगा, बट अगर आप इतनी फीस पे करते हो तो विद इन ऐप आपको टेस्ट लगाने को मिलेंगे। ये ऐप से क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। तो आपने ये वाली ऐप डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से। तो जब आप ऐप में जाओगे, ठीक है, इस तरह का इंटरफेस होगा लॉगिन करने के बाद, तो वहाँ पे आपको स्टोर की ऑप्शन आएगी। तो स्टोर की ऑप्शन में आपको एच टेट पी जी टी की ये टेस्ट सीरीज दिख जाएगी, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। देखो जो स्टूडेंट बाय कर सकते हैं, इनको अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए कि उनको कॉन्फिडेंस हो रहा है या नहीं, क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं, तो वो ज्वाइन कर लेना। अगर लग रहा है आपको कि आपकी वैसे ही प्रेपरेशन अच्छी है, तो आप सिंपल किसी बुक से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपने फीस पे करके ही, ठीक है, टेस्ट लगाना है, ठीक है, बस आपने क्या करना है, रेगुलर रहना है, मेन तो यही बात है, ठीक है। ऐप में अगर टेस्ट सीरीज लगाना चाहते हो तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है, ठीक है, उसके लिए मैं कुछ फोर्स नहीं करूँगा, बट आपने डेली ये 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं पर चैप्टर के, ये मिनिमम 40 to 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चन वैरायटी के होने चाहिए, ठीक है। वैरायटी का मतलब एक टाइप के क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं, आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो डेफिनेटली मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी सेशन लेके आऊँगा, ये यूट्यूब पे भी सेशन लेके आऊँगा। मैंने अपना इंट्रोडक्शन ही दिया, अबाउट माई सेल्फ, परजेश सिंगला, आई एम फ्रॉम पंजाब, और मैंने MSc केमिस्ट्री के अंदर की है, CSIR नेट के अंदर मेरा ऑल इंडिया रैंक 47 था। उसके अलावा मैंने गेट, IIT जैम, हर एक कोई केमिस्ट्री के एग्ज़ाम को बढ़िया रैंक से क्वालिफाई किया है। तो बस आपको मैं यही बोलूँगा कि अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी आपके पास 40 डेज़ है, मेरे अकॉर्डिंग 40 या 35 डेज़ के अराउंड है। तो अपना रेगुलर डेली एक टॉपिक कंप्लीट करो, और ये अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो, बिकॉज एग्जाम में अगर हमें रिएक्शन याद होंगी, ठीक है, अगर आपको पता ही नहीं है इटार रिएक्शन होती क्या है, तो क्वेश्चन कैसे करोगे, आपको सभी को पता होना चाहिए। जब हम टॉलिन की रिएक्शन करवाते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास बनता क्या है, सिंपली बेंजल्डिहाइड बनता है, तो ये क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। उसके बाद
ये आपको रोजरमंड नहीं पता, रोजरमंड में क्या होता है, कोई असाइल क्लोराइड होता है, फिर रिएक्शन H2PdBSO4 के साथ करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे पार्शियल रिडक्शन हो जाता है। उसके अलावा अगर हम डिस्कस करें स्टीफन रिडक्शन की, तो स्टीफन रिडक्शन में होता क्या है, कोई साइनाइड लेते हैं, उसकी रिएक्शन टिन क्लोराइड और HCl के साथ करवाते हैं, पहले इसका रिडक्शन होके इमाइन बन जाता है, और इमाइन की जब हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमारे पास एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे आपको रिएक्शन टिप्स पे चाहिए, रिएक्शन टिप्स पे होंगी तब हम डायरेक्टली टिक कर देंगे। आपसे पूछा जाए रोज उसके वुल्फ किश्नर में क्या होता है, वुल्फ किश्नर में तो हमारे पास एक कीटोन होता है, कीटोन की रिएक्शन हम हाइड्रोजन के बेस और हीट कर देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग अल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके अलावा सेम वे में हमारे पास क्लेमेंसन होती है, क्लेमेंसन में क्या होता है, हमारे पास जिंक अमलगम के साथ कंसनट्रेटेड HCl होता है, तो यहाँ पे भी हमारे पास एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा आपको कैनिजारो आनी चाहिए, कैनिजारो में क्या होता है, ये वो एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, उनकी हम रिएक्शन करवाते हैं कंसनट्रेटेड बेस के साथ, हमारे पास डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाता है, एक यूनिट तो हमारे पास ऑक्सीडाइज हो जाती है और एक यूनिट इसकी रिड्यूस हो जाती है। क्लियर है, तो एल्डिहाइड से हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडेशन हो गया और एल्डिहाइड से अल्कोहल में रिडक्शन हो गया, तो ये क्या है, एक तरह की डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। तो टिप्स भी होनी चाहिए सब कुछ, जैसे मैंने ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाए ना, तो आपने बार बार लिख के प्रैक्टिस करनी है ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। आई होप आप लोग को ये वाला वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल रहा होगा। ठीक है, और जो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो मेरे एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे मैंने PYQs को डिटेल में सॉल्व करवा रखा है। ठीक है, तो आप वो भी देख लेना, PYQs को मैंने डिटेल में सॉल्व करवा रखा है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ पे आपको HTET की एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पे आपने क्या करना है, ये प्रीवियस ईयर को अटैम्प्ट कर सकते हो। और भी मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, जैसे सारी नेम्ड रिएक्शंस को मैंने डिस्कस किया है, तो वो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। नेम्ड रिएक्शंस को मैंने वहाँ पे कवर किया है, तो वो भी आप वहाँ से कवर कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही था। ठीक है, जो भी स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, बिल्कुल अफोर्डेबल है। देखो आज के ज़माने में 400 रुपये कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना, बहुत ही अफोर्डेबल फीस है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप विद इन ऐप टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और लास्ट में आप कुछ ग्रेजुएशन के टॉपिक्स भी कर सकते हो, अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली करके जाना। जैसे ग्रेजुएशन के टॉपिक्स में आपका आ जाएगा पेरिसाइक्लिक, पेरिसाइक्लिक से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, एक आपके पास आता है क्वेश्चन स्पेक्ट्रोस्कोपी से। ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में जस्ट आपने ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी कर लेनी है, UV, IR और NMR, बस इनमें से किसी एक से क्वेश्चन आ जाएगा। उसके अलावा एक इंजाइम कैटालिसिस आपने पढ़नी है, इंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस में आपने एक होती है हमारे पास माइकलसन मेंटन इक्वेशन, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, वो एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अगर आप मेरे PYQs देख लेते हो तो वहाँ पे मैं उनका डिटेल कॉन्सेप्ट जा चुका हूँ। बस ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपके ग्रेजुएशन से भी पूछ लेते हैं, 3-4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर भी हमने थोड़ा बहुत स्ट्रेस दे के जाना है। आई होप आप लोग को वीडियो बेनिफिशियल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।